तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं पत्रकार दीप नारायण चौधरी। आप देख रहे हैं डीएन चौधरी नॉलेज हेल्प। तो भैया आज के विश्व प्रदेश का कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे चर्चा करना ज़रूरी था। तो इस वीडियो में हम ला रहे हैं कुछ खास बातें। खास बातें क्या है? क्या सद्दाम हुसैन जैसा हाल होने वाला है खामनेई का? सद्दाम हुसैन जैसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको विदित होगा कि वो ये ट्रैप था। ट्रैप कैसे था ये हम आएंगे बाद में। पहले चर्चा करते हैं आसिफ मुनीर भैया का, अपने पड़ोसी का। ठीक है, क्योंकि वहाँ खुशियाँ ज़्यादा हैं, अपने देश में मातम ज़्यादा है। मातम भाई कुछ पार्टियां हैं, मैं नाम तो लूँगा नहीं क्योंकि स्थानीय राजनीति पर मुझे कोई बात नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हर बात में खिंचाई करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अपने यहाँ हालात ये है कि अमेरिका ने अगर मोदी जी को निमंत्रण नहीं दिया, कहीं से अगर निमंत्रण नहीं आया बाई दी वे, तो क्यों नहीं निमंत्रण दिया उससे झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ कहेंगे कि राजनीति अपनी फेल हो गई, गए कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे भाई, अभी जिस बात को लेके सब कूद रहे हो कि आसिफ मुनीर को बुलाया गया, अभी ताज़ा घटनाक्रम है कि ट्रंप चाचा ने बुला लिया उसको लंच पे। आसिफ मुनीर को बुला लिया है लंच पे। पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है बेचारा, उसको बुला लिया, बड़ा खुशी खुशी दौड़ा गया। अब एक बात बताओ, जरा गंभीरता से सोचिए, हालात आपके सामने, क्यों बुलाया होगा पाकिस्तान को? कुछ तो वजह होगा ना। अगर ट्रंप चाचा ने बुलाया है, इतना इज्जत दे रहा है उस व्यक्ति को जिसके यहाँ अलकायदा का चीफ मिला था। ठीक है, आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था, जिसे खोजने के लिए अमेरिका ने पूरा अफगानिस्तान तहस नहस कर दिया। मिला नहीं, वो बात अलग है, लेकिन अब उसकी सज़ा अमेरिका को तो कोई देगा नहीं कि भैया तब इतना नरसंहार काहे कर दिए, अगर यहाँ था ही नहीं तो नरसंहार काहे किए। और मिला कहाँ? पाकिस्तान में। अब जब पाकिस्तान में मिला तो उसने पाक के खिलाफ कुछ किया कि भैया तुम्हारे यहाँ था, तुमने मरवा दिया अफगानिस्तान में और तुम छुपाए यहाँ बैठे थे, तुमको ये सज़ा दे रहे हैं। बताओ, कुछ सुनने में आया कि पाकिस्तान को सज़ा दिया उसने? नहीं दिया। काहे नहीं दिया? क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी किया उसने पाकिस्तान के सहयोग से किया। ऐसे तो ये बनते हैं भाई, हम लोग मोहम्मदन सब एक हैं, इस्लाम धर्म वाले सब एक हैं, सब मुसलमान भाई हैं, भाईचारा निभाओ, सब एक रहो। भाई अफगानिस्तान पर हमला करवाते वक्त कहाँ भाईचारा गया था? वो भी तो मुसलमान भाई थे तुम्हारे। पाकिस्तान वालों सुन लो, तब तुमने अमेरिका को अपने यहाँ अड्डा दिया हवाई जहाज़ का कि वो तुम्हारे यहाँ आए और अफगानिस्तान पर अटैक करे। क्या था ये? अभी तुमने ईरान के लिए कहा कि सभी मुस्लिम भाई लोग, सभी देश एक हो जाओ, ईरान के साथ खड़े होना। आप इसका अगुवाई कर रहे थे, झंडा उठाए कि मेरे पास तो परमाणु है, हमारा परमाणु इस्लामिक परमाणु बम है, परमाणु बम नहीं है। ठीक है, सबकी अगुवाई करने निकले थे। जैसे ही अमेरिका ने कहा बेटा आ जाओ लंच पर, दौड़े चले गए। क्यों गए भाई? उसने क्यों बुलाया आपको? कुछ तो सोचिए। एक कहानी याद आ रही है हमारे यहाँ पर, एक छोटी सी है, पुरानी कहानी, पुराने लोग जानते होंगे, हो सकता है सुना हो। जहाँ चकबंदी लगता था जिस गांव में, उस गांव में एक कहावत थी कि साल 2 साल उस गांव में चोर नहीं आते। एक कहावत थी कि जहाँ चकबंदी लग गई वहाँ चोर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे लेखपाल से लेकर पता नहीं कौन तक ये कहानियाँ चलती थी, चुटकुले चलते थे कि ये सब इतना लूट लेते थे गांव वालों को कि वहाँ कुछ बचता नहीं था। तो ये गांव में चकबंदी लगी। वहाँ के मुखिया ने कहा कि भाई एक काम करो कि ये चकबंदी वाले सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, सबका पैसा लूटते हैं, तो अपने गांव में किसी को पैसा नहीं देना है। हम लोग चकबंदी के अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, चाहे जहाँ चक काटे, अच्छी जगह काटे, गांव बगल काटे, सड़क के किनारे काटे, चाहे जहाँ काटे, कोई पैसा नहीं देगा। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए, कहा बहुत बढ़िया मुखिया जी, हम लोग नहीं मिलेंगे, चाहे जहाँ जिसका चक काट दे। अब चकबंदी वाले परेशान कि ये क्या हो गया भाई, इस गांव में तो पैसे नहीं मिलेगा, कोई मिलने ही नहीं आ रहा कि साहब हमारा चक नज़दीक है काट दो, हमारा चक अच्छी जगह काट दो, कोई कहने ही नहीं आ रहा। एक शाम जो चकबंदी का अधिकारी था उसने मुखिया जी को बुलाया, भाई मुखिया जी आ जाओ, निमंत्रण है। मुखिया जी गए कि चलो देखते हैं साहब ने बुलाया है तो बात क्या है। शाम को मुखिया जी गए
1 घंटा बैठे, चाय पानी हुआ और फिर उसने हालचाल पूछा और वापस कर दिया मुखिया जी को। सुबह सुबह आया वो चकबंदी अधिकारी, बोला मुखिया जी का चेक तो गांव के नजदीक वाला ही कटेगा, सबसे गोणे वाला मुखिया जी को मैं दे रहा हूं। अब आप समझ सकते हैं गांव में क्या हुआ होगा कि मुखिया जी रात में गए थे, हमको तो मना कर रहे थे, ये गए मिले आए, ये गए मिले आए, पैसा दे आए, हम सबको बेवकूफ़ बना के अपना गोणे वाला खेत ले लिए। अब भगदड़ मची, सबके सब पहुंच गए दूसरे दिन देने, साहब हमरो 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 लो, हम बढ़िया जगह चाहिए। ऐसे कुछ अमेरिका नहीं कर रहा है। ये निकले थे मुस्लिम देश की अगुवाई करने कि भाई सब एक हो जाओ, ईरान के साथ चलो। अमेरिका ने बुला लिया इनको कि बेटा आ जाओ, लंच पर आओ, लंच करते हैं। अब बाकी मुस्लिम देश क्या सोचेंगे, भैया तुम तो झंडा उठाए थे, हमारे दुश्मन के यहाँ जाए गए हो लंच करने। बताइए लंच में क्या होगा? आसिफ मुनीर गए हैं तो ये अमेरिका से कहेंगे भैया आप इजराइल को अस्त्र शस्त्र गोला बारूद काहे दे रहे हो, तो ईरान का दुश्मन है, इसको मत दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? इनकी हिम्मत है कहने की? ये नहीं कहेंगे। लंच में क्या परोसा जाएगा अमेरिका की तरफ से, आपको पता है? लंच में परोसा जाएगा ईरान। ले बेटा आसिफ मुनीर, ये ईरान है, तू इसके बदले में क्या करेगा? ईरान और पाकिस्तान का सरहद मिल रहा, आप लोगों को पता होगा, अभी बीच में ईरान और पाकिस्तान के बीच में कुछ गोलाबारी हुई थी, उसने इन पर अटैक किया, उसने उन पर अटैक किया, बात ख़त्म हुई। लेकिन बात बहुत थोड़ी थी, बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन वो बता गया कि इन लोगों का भाईचारा कहाँ तक है। ईरान के एरिया में वहाँ भी है एक कुर्दिस्तान, बलूचिस्तान, वहाँ के बलूच लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं ईरान के अंदर, और पाकिस्तान उन्हें सह दे रहा है। मेरा 100% यकीन है कि अमेरिका बोलेगा बेटा तू इधर से हवा दे ईरान पर, ये बलूच लोग चलें गोला बारूद इधर से चलाएं। दूसरी चीज़, ये कह रहे थे कि मेरा तो परमाणु बम तुम्हारे लिए है, कन्नी काट गए। ये अपने संसद में बोल दिए भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। ये तो पता नहीं कहाँ से ईरान वाले बोल रहे हैं। ईरान वाले बेवकूफ़ थे, ऐसे बोल दिए कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा, पाकिस्तान बोला हम साथ देंगे, उसने बोल दिया। अब जब दबाव पड़ा तो मुकर गए। तो ये हो रही है तुम्हारी बिरादरी वाली। ठीक है, चलिए, राजनीतिक पार्टियों ने उठाया कि मोदी जी को नहीं बुलाया गया, ऐसी बात नहीं है, खबरें आ गई हैं। विदेश सचिव मिस्री जी ने, विक्रम मिस्री जी ने बाकायदा वीडियो डाला, बाकायदा अपना वक्तव्य दिया। यह सरकारी वक्तव्य है जो मीडिया में चल रहा है कि हुआ क्या। मोदी जी को ट्रंप जी ने कहा, अभी कनाडा में गए थे, G7 का वहाँ पर मीटिंग था, वहाँ मुलाकात हो नहीं पाई ट्रंप से, जल्दी निकल गए ईरान वगैरह युद्ध के नाते। बाद में उन्होंने फ़ोन किया, मिस्री जी ने बाकायदा ये बताया है कि ट्रंप के रिक्वेस्ट पर मोदी जी ने बात किया फ़ोन पर, यानी रिक्वेस्ट ट्रंप ने किया मोदी से बात करने के लिए। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा उनके। मोदी जी ने बात किया, 35 मिनट बात चली। ट्रंप ने कहा कि मोदी जी कनाडा आए हैं तो रास्ते में हम भी पढ़ रहे हैं, आ जाओ आप हमारे यहाँ भी आ जाओ ऐसे ही। मोदी जी ने कहा माफ़ करो भैया, मेरा टाइम इतना खोटा नहीं है, मैं टाइम अपना खोटा करने वाला नहीं, मैं बिजी आदमी हूँ, तुम्हारी तरह हर जगह कूद नहीं रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम पहले ही शेड्यूल्ड हैं, मुझे कब कहाँ जाना है तो मेरे पास समय नहीं है। मोदी जी ने सीधा इनकार कर दिया। अगला बंदा जहाँ दौड़ा दौड़ा बुलाने चला गया, वहाँ मोदी जी ने इनकार कर दिया सीधे ट्रंप को कि मेरे पास समय नहीं है। ये होती है भारत की राजनीति। जो भाई लोग कूद रहे थे, शायद उन्हें कुछ लगा हो कि नहीं हम लोग गलत कूद रहे थे। ठीक है, और यही नहीं हुआ। अभी तक जितना भी बवाल चल रहा था कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने बीच में समझौता कराया, ये किया वो किया, ट्रेडिंग, मोदी जी ने सब कुछ झाड़ दिया कि भैया ट्रंप तुम कहीं बीच में नहीं थे, काहे कूद रहे हो, हम तो पाकिस्तान के कहने पे समझौता किए थे। ठीक है, सारी वो बातें हो गई जो उठ रही थी विरोधियों की तरफ से, मोदी जी ने सब कुछ झाड़ दिया कि ना कोई ट्रेड की बात हुई थी, ना तुम्हारे कहने से मैंने समझौता किया। हाँ, 9 तारीख की रात में JD वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने फ़ोन किया था मोदी जी को। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान आप पर हमला करने वाला है, बड़ा हमला करने वाला है, ये कर सकता है। मोदी जी ने कहा करने दो भाई,
जितना बड़ा वो करेगा उससे हम 4 गुना बड़ा करेंगे, करने दो। किया और उससे बड़ा हुआ। अब एक राजनीति और देखिए, मोदी जी ने बोल दिया कि अमेरिका ने मुझे बताया था। अब पाकिस्तान सोचेगा बताओ, हमने तो चचवा को बताया कि मैं जा रहा हूँ भारत पर आक्रमण करने, वो चचवा तो जो है पोले खोल दिया, यानी भारत को तैयार कर दिया। भारत तो पूरा तैयार बैठा था कि आओ बेटा धुनाई करते हैं, वही हुआ, हो गई धुनाई। चलिए, तो ये तो रही अपने मोदी जी के बात जो हुआ। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि सद्दाम हुसैन जैसा हाल। सद्दाम हुसैन के बारे में पता होगा कि जब उस पर अटैक किया गया था तो एक झूठा था, बिल्कुल र्यूमर उड़ाया गया था अमेरिका के तरफ से कि इसके पास रासायनिक हथियार हैं, इसके पास जैविक हथियार हैं। और ये हो रहा था कि भाई सद्दाम तुम पूरा चेक करवाओ हमारे अधिकारियों से कि तुम्हारे पास रासायनिक हथियार कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ रखे, उसको ख़त्म करो। इस नाम पे पूरा इराक को ध्वस्त कर दिया गया। बाद में भी कहीं कुछ नहीं मिला, वो कहीं छिपा पाया गया, उसे फांसी दे दी गई। जब भैया हथियारे नहीं पाए जिसके लिए तुम चढ़ाई किए थे तो फांसी काहे दे दिए? भाई गलती तो तुम्हारी थी, इतना मार पीट दिए, इतना तहस नहस कर दिए। लेकिन वही है, बड़ों को बोलेगा कौन? कोई बोलने वाला नहीं, जो वो करे वही सही है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। आप लोगों के पास बड़ी तेज न्यूज़ जा रही होगी, ईरान परमाणु बम बनाने वाला है। इजराइल ने इसलिए हमला कर दिया कि परमाणु बम बनाने वाला, परमाणु बम के लिए सारा बवाल चल रहा, हमला कर दिया गया। अमेरिका की इंटेलिजेंस विभाग की हेड तुलसी गाबार्ड जी ने खुले मंच पर कहा था, ऑनलाइन टीवी पर बोला था कि ईरान के पास ना परमाणु बम है, ना अभी कुछ साल तक उसके बनाने की क्षमता है कि वो बना ले जाए। कुछ लोगों ने पूछा ट्रंप जी से कि भाई आपके तो अधिकारी कह रही थी कि उसके पास है भी नहीं, वो बना भी नहीं सकता। ट्रंप ने कहा तो मुझसे कोई मतलब नहीं, वो क्या बोल रही वो जाने। अब बताइए, भारत का कोई इतना बड़ा अधिकारी खुफिया तंत्र का बोले किसी के बारे में, मोदी जी कह देने नहीं, हम मुझसे मतलब नहीं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो होता नहीं है। जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ और बातें हैं। और बातें जो हैं आप जानते होंगे कि ईरान खुद लड़ाई में अभी नहीं उलझ रहा था। ईरान क्या कर रहा था कि वो हूती को लड़ा रहा था प्रॉक्सी वार, और हिजबुल्लाह को लड़ा रहा था, हमास को लड़ा रहा था। इन सबको सारे हथियार वही दे रहा था, जो सारे लोग इजराइल से लड़ रहे थे। अब इजराइल जानता था कि हम हूती को मार देंगे, हमास को ख़त्म कर दें, लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दें, जो कि हमास और हिजबुल्लाह को काफ़ी हद तक ख़त्म कर भी दिया। लेकिन इससे क्या होगा? जड़ तो है, जड़ है ईरान। तो इजराइल को तो ये करना है कि भाई हमें जड़ काटना है, उसे तो सीधे ईरान पे हमला करना था। और इधर ट्रंप चाचा इस बार जब जीते तो ये तो शांति दूत बनकर निकले कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ अमेरिका लड़ाई करता था वो सब गलत बातें थी, अब लड़ाई उड़ाई नहीं, अब क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, हर देश से ट्रेड की डील करेंगे, सभी लोग व्यवसाय करो, आगे बढ़ो, परमाणु बम वगैरह झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये तो निकले थे शांत दूत बन के कि भैया हमारी जगह समझौता करा रहे हैं। इजराइल ने क्या किया? अटैक कर दिया। अब यहाँ तो लड़ाई शुरू हो गई। अब मजबूरी है, घर का लड़का अगर लड़ाई पे लड़ गया है तो परिवार वालों को तो साथ देना है। तो यही हाल है ट्रंप चाचा की, अब मजबूरी है, इन्हें लड़ाई में कूदना पड़ेगा। बहाना वही है, बहाना हो या सही हो जो भी हो, लेकिन चूंकि जब एक बार आप दिखा चुके हो कि हथियार के नाम पर इराक को तहस नहस किए हो, फिर परमाणु बम के नाम पर ईरान का वही हाल हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, जहाँ तक सोच है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये लोग यही करेंगे। खामेनी जी को सत्ता से हटाएंगे, सत्ता परिवर्तन ईरान में करेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे या हत्या करेंगे। हालांकि ट्रंप चाचा तो कहा है ना कि मैं जानता हूँ कहाँ छिपा है, लेकिन मुझे मारना नहीं है, मैंने बचा लिया है, सत्ता परिवर्तन करना है, ये सरेंडर कर दें। उन्होंने एक लाइन लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त, कोई शर्त नहीं, ईरान सरेंडर करे। ये बात चल रही। अब सरेंडर की मुझे नहीं लगता, सरेंडर का देखिए
थोड़ा बहुत चलता था, अभी 2 मिसाइल वो मार दिया, 2 मिसाइल वो मार दिया, चुप हो जाते थे, चलता था। लेकिन अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके कई एक वैज्ञानिक मार दिए गए हैं, कई एक सेना के तमाम बड़े अधिकारी मार दिया है इजराइल ने। तो बात तो अब वो सरेंडर करता है तो पूरे समझिए विश्व में नाक कट जाएगी। तो अब कोई सरेंडर करने का मतलब नहीं है। वही होता है जब लड़ाई हो ही जाती है तो फिर आर पार की होती है। अब तो युद्ध भी डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि अब हम युद्ध में हैं। अभी तक होता था कि जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये युद्ध नहीं था, ये तो था कि हमने आतंकवादियों को ठोका है, ये युद्ध नहीं था। इजराइल ने भी युद्ध के नाम पर अटैक नहीं किया है, उसने भी ऑपरेशन के नाम पर किया है। लेकिन अब जब ये ईरान पर इतना कुछ हो गया तो ईरान कह रहा भैया अब तो हम युद्ध डिक्लेयर कर रहे हैं, अब चलो युद्ध हो जाए। इसलिए उसने अब तक की खतरनाक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है, उसका प्रयोग किया। और उसका प्रयोग से भले ही आपके पास उतने खबरें ना आ रही हों, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है इजराइल के लिए। लगातार नुकसान इजराइल भी अब देख रहा है, चूँकि उसकी ईरान की ताकत है मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ड्रोन तो उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि वो रूस को बेचता था। रूस यूक्रेन लड़ाई चल रही है, सब जानते हैं कि ईरान अपने ड्रोन मिसाइल सब कुछ रूस को दे रहा है। अब जब उसको पड़ी है तो सोचो वो कितना जखीरा रखा होगा। तो अब जब हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहा है, यानी आवाज़ से कई गुना तेज़ गति से चलती। अब सोचिए एक पटाखा दागिए, आवाज़ पहुंचने में कितना दूर पहुंचता है। इधर आपने दागा, उधर 4-6 किलोमीटर दूर आवाज़ जाती है। उससे भी कई गुना तेज़ अगर कोई चल रहा हो मिसाइल तो सोचो उसे रोकना कितना मुश्किल है। तो अब इजराइल के लिए भी रोकना मुश्किल है। ये पहली बार हो रहा कि इजराइल के लोग घबराए हैं। खैर, युद्ध जारी है। आगे देखिए, शांत की बातें भी हो रही हैं, तमाम देश कर रहे हैं। हमारे मोदी जी तो यही कर रहे हैं, अपने देश का तो स्टैंड यही होता है, भैया झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो यार, आपस की बात है, झगड़ा से कुछ नहीं होता है, ये समय युद्ध का नहीं है, ये शांति का समय है। सभी लोग भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपना देश तो यही करेगा, क्योंकि ईरान भी अपना है और इजराइल भी अपना है। इजराइल बहुत बड़ा सहयोगी है अस्त्र शस्त्रों के मामले में। अभी जब पाकिस्तान ने कारगिल वार किया था तो उसके सैनिक ऊंचाइयों पर बैठे थे, टॉप पर बैठे थे, वहाँ भारत का कुछ बस नहीं चल पा रहा था उतना ऊंचाई पर। तो इजराइल ने सहयोग किया वहाँ पर कि ले जाओ, गाइडेड बम ले जाओ, लेजर गाइडेड बम ले जाओ, और सारी सुविधाएं दी, फिर वहाँ पर अटैक कर पाया भारत। तो इजराइल इतना मदद करता, तो जाहिर सी बात है इजराइल भी अपना है। तो अपने पास तो एक ही रास्ता है भैया, रूस भी बहुत पुराना मित्र है, रूस खड़ा होगा, जाहिर सी बात है रूस और चीन खड़े होंगे ईरान के साथ। तो अब धीरे धीरे विश्व का ध्रुवीकरण होगा। एक तो भले ही सामने कोई बोल ना पा रहे हो, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर जाहिर सी बात है सारे मुसलमान जो इस्लामिक कंट्री हैं, जाहिर सी बात है उनकी तो ईरान के तरफ ही होंगे, दिल से होंगे, डर के मारे भले ना हो पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि हों। तो विश्व 2 धड़े में बंटता जा रहा है। बहुत ही कम लोग बचेंगे जो कहें कि नहीं भारत जैसा, कि नहीं नहीं हम किसी तरफ नहीं होंगे। और ये कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जब आप अपने आप पर स्वतंत्र होंगे, अपने आप पर मजबूत होंगे, तभी आप कोई अपना डिसीजन ले पाएंगे। वरना पाकिस्तान जैसा आप थाली के बैगन बने रहेंगे, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, जो अगला कहेगा वो करना पड़ेगा। अभी ये अमेरिका गए हैं, अभी देखो इनको चीन धमकाएगा कि बेटा तुम कहाँ गए थे, अमेरिका से मिलने गए थे, चीन भी तो इसको मदद दे रहा है, चीन भी तो हड़काएगा, लौट के आओ बेटा, फिर चीन तुम्हें बताएगा, तुम कहीं नहीं रह जाओगे। उधर कर्ज लेना होता है तो अमेरिका देता है, इधर निवेश करना है तो चीन करता है, तो दोनों तो तुम्हारे ऊपर है, 2 चक्कर में तुम फंसे रहो। उधर इस्लाम के नाम पर भी फंस गए बयान देके, तो बेटा तुम्हारी हालत तो बुरी होने वाली है। भारत जैसे तैसे बचा रहा कि जैसे तैसे बचे रहो, इस झगड़ा से जहाँ तक बच पाओ, कोशिश कर रहा भारत बचे। अंत में एक चीज़ और, थंबनेल पर देखा होगा, परमाणु संपन्न देश पर भारत ने हमला करके क्या ये एक उदाहरण पेश कर दिया विश्व के सामने। होता क्या था कि किसी भी परमाणु संपन्न देश पे भैया किसी की आज तक हिम्मत नहीं थी कि कोई हमला करे, क्योंकि डर रहता था कि परमाणु बम ना मार दे। ऐसा नहीं होता था कि अगर दोनों देशों के पास परमाणु हैं तो वो आपस में लड़ते नहीं थे।
एक के पास है, एक के पास नहीं है तो चल जाता है, फिर भी डर रहता था। जैसे कि रूस धमकियाँ देता रहता था कि मैं परमाणु हमला कर दूंगा। अभी आप देखो पाकिस्तान भी यही कह रहा था कि भाई मैंने पटाखे थोड़े रखे हैं दीपावली में दगाने के लिए, मेरे पास परमाणु बम। हर मंत्री बोल देता था। भारत ने क्या किया? ठोक दिया, तुम अपना परमाणु बम रखे रहो। पता चला कि जहाँ परमाणु बम रखे हुए थे उसके मुहाने पे मार दिया, अंदर ही अंदर विस्फोट हो रहा है, ऐसी ऐसी सूचनाएं आती हैं। एक बड़ी हिम्मत की बात थी कि परमाणु संपन्न देश पर कोई अटैक करे, जो कि भारत ने पाकिस्तान पर किया। ये एक विश्व उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। यही हो रहा है कि ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया, बड़े पैमाने पर अब किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, उसे भी तो डर होना चाहिए था ना कि इजराइल के पास परमाणु बम है। लेकिन अब ये सबको पता चला कि परमाणु बम खाली दिखाने की चीज़ है, कहने की चीज़ है। एक्चुअली पूरा विश्व कहीं भी परमाणु हमला होने देगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए खतरा हो जाएगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि परमाणु बम का इस्तेमाल कहीं भी हो आखिरी दम तक। तो ईरान के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी अपने पूरी ताकत से लड़ रहा खुल के। यूक्रेन भी पूरी ताकत से खुल के लड़ रहा है रूस से। रूस के पास बहुत सारे परमाणु बम हैं, लेकिन तुम रखे रहो। यूक्रेन लड़ाई कर रहा है, तो परमाणु बम केवल अब धमकी देने की चीज़ें रह गई हैं। ये भारत ने साबित भी कर दिया, जिसके पास है तुम रखे रहो। लेकिन पहली बार ऐसा था कि दो परमाणु देश संपन्न थे, भारत पाकिस्तान, और भारत ने अटैक किया। भले ही वो आतंकवादियों के ही खिलाफ था, एक ऑपरेशन था, लेकिन हिम्मत की बात होती है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान धमकी दे रहा था। तो भाई मेरे ख्याल से वीडियो लंबी होती जा रही है। नए अपडेट पर फिर नया वीडियो आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, देखते रहिए, सपोर्ट करिए। अपना विचार आप लोग कमेंट में दे सकते हो। आप मुझसे सहमत भी हो सकते हो और असहमत भी हो सकते हो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपका फीडबैक मुझे मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ भैया, ये इंटरनेट के न्यूज़ पर आधारित हैं, जो सोशल मीडिया, इंटरनेट, तमाम वेबसाइटों पर, टीवी पर चलते हैं, ये उस पर आधारित है। अगर उसमें कोई चेंजिंग होती है तो भाई मेरा बयान कोई सबूत नहीं है, मेरा अपना विचार है। आपके समझ में आए तो आप मानिए, उसको समझिए, उस बातों को। नहीं समझ में आता तो मत समझो, मेरा अपना विचार है, ठीक है। बाकी ये कोई ऐसा प्रूफ नहीं मैं दे रहा हूँ कि नहीं ये हुआ। ये जो मैं बता रहा हूँ वो नेट पर पढ़ के देख के ही बता रहा हूँ, जो ऐसी साइटें हैं जिस पर विश्वास किया जा सकता है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए भाई धन्यवाद।